उत्तमपुर कहकर एक गांव में अभिराज अपनी बीवी गायत्री के साथ रहता था। अभिराज का गांव में एक बहुत सुंदर ढाबा था। वो और उसकी बीवी दोनों बहुत अच्छा खाना बनाते थे। उनकी एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम मिंटी होता है। एक दिन बहुत सारे पैसे जोड़कर आखिरकार अभिराज घर पर एक सुंदर कार ला ही देता है। तभी गायत्री आरती की थाली लाकर कार का तिलक करती है और उसे हार लगाकर उसकी आरती उतारती है और अभिराज नारियल को टायर के आगे रखकर उसे फोड़कर वो लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। अभिराज, गायत्री और मिंटी तीनों एक सुखी जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन अभिराज के बड़े भाई विनोद को उससे बहुत जलन होती है। विनोद अभिराज की खुशियां देख ही नहीं पाता। विनोद का सीमेंट का व्यापार कुछ खास काम नहीं कर रहा होता है और अपने छोटे भाई अभिराज को जीवन में इतनी तरक्की करते देख विनोद का खून खौलता है। उसकी बीवी का नाम पूनम होता है। विनोद, क्या देख रहे हो अभिराज को दूरबीन से? देखो देखो कैसे खुशियां मना रहा है अपनी बेटी और लुगाई के साथ। अपने बड़े भाई का तो कुछ आदर सम्मान ही नहीं है। करेगा भी क्यों? मैं गरीब जो ठहरा, और भाई साहब तो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। अब ये बात कड़वी तो है, लेकिन उतनी सच भी है। तुम्हारे और अभिराज में देखा जाए तो अभिराज उम्र में तो तुमसे छोटा है, लेकिन काम के तौर तरीके के मामले में वो तुमसे कई 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 गुना ज्यादा बड़े ओहदे का है। बस बस, अब ज्यादा जले पर नमक मत छिड़को। विनोद एक दिन अपनी साइकिल से जा रहा होता है। तभी वो अभिराज के घर के बाहर उसकी नई चमचमाती हुई कार देखता है और आगे जाकर देखता है कि उसके ढाबे के बाहर इतनी भीड़ है कि पूरा रास्ता पैक हो गया है। ये दृश्य देखकर उसे और भी ज्यादा जलन होती है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक दिन वो उसे एक तालाब के यहाँ बुलाता है। क्या हुआ विनोद भैया, आपने मुझे इतने महीनों बाद फोन किया और यहाँ, मगर ताल के पास बुलाया? आखिर बात क्या है? सब ठीक तो है ना? पूनम भाभी कैसी हैं? विनोद हंसने लगता है और वो अभिराज को लात मारकर तालाब में फेंक देता है। तालाब में कई सारे भूखे मगरमच्छ तैर रहे होते हैं और बेचारा अभिराज उनका भोजन बन जाता है। लंबी तहकीकात के बाद पुलिस को अभिराज के सिर्फ कपड़े और कुछ शरीर के भाग ही मिलते हैं। पति अभिराज के जाने के बाद अब गायत्री और मिंटी की दुनिया खत्म हो चुकी थी। उन दोनों को बहुत ही गहरा सदमा लगा होता है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के भविष्य के लिए और उसका जीवन संवारने के लिए गायत्री विचार करती है कि वो अब अपने पति का ढाबा चलाएगी। लेकिन जब वो ढाबे पर पहुंचती है तभी वो देखती है कि उस ढाबे की जगह अब एक पार्लर बन रहा होता है। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो अभिराज जी का ढाबा था, फिर ये ब्यूटी पार्लर कैसे? तभी गायत्री देखती है कि वहां पर उसका क्रूर जेठ विनोद आ जाता है। वो क्या है ना गायत्री, कि अब तुम्हारा पति यानी हमारे छोटे भाई का स्वर्गवास हो चुका है, तो हमें लगा कि अब ये ढाबा तो बंद पड़ जाएगा। इसलिए हमने इस ढाबे के मालिक से बात करके अपने क्लाइंट को ये ढाबा दिलवा दिया किराए पर। अब तुम्हें तो पता ही होगा ना कि हम एक सीमेंट व्यापारी होने के साथ एजेंट भी हैं, जो लोगों को घर और किराए का घर दिलवाते हैं? मैं आपको अच्छे से जानती हूँ भाई साहब, आप कभी नहीं सुधरेंगे। गायत्री वहां से चली जाती है। वो कई जगहों पर काम ढूंढने जाती है और घर बैठे भी अखबार द्वारा कई सारे लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है, जिस कारण वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर एक दिन वो अपने आंगन में रखी हुई कार देखती है और उसे एक बेहतरीन सुझाव आता है। अरे वाह, क्यों ना मैं इस कार का इस्तेमाल ढाबा बनाने के लिए करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं जिनसे मैं ठेला या लारी नहीं खरीद सकती। मैं अच्छा अच्छा खाना बनाकर बेचूंगी। अब इस कार को तो मैं नहीं बेच सकती क्योंकि ये मेरे पति की आखिरी धरोहर है और मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। उनकी इस आखिरी धरोहर के साथ ही अपने जीवन की नई शुरुआत करूंगी। गायत्री अब उस कार की एक ढाबे की तरह बनावट करती है और उसे अच्छे से सजाती भी है और वो घर पर खाना बनाती है और बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाकर उसे कार में रखकर चौक पर बेचने जाती है। लोग गायत्री के इस अनोखे कार ढाबे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसके कार ढाबे के पास खाना खाने आने लगते हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट पुलाव है, मजा ही आ गया सच में। मुझे एक और प्लेट पुलाव दे दो भाई। अरे ये वेज थाली भी बहुत टेस्टी है,
रोटी सब्जी जैसी सिंपल डिश कभी इतनी अमेजिंग और जायकेदार लगेगी ये मैंने सोचा ही नहीं था। आपके इस अनोखे कार ढाबा का सारा खाना एकदम कमाल का है गायत्री जी। जिस तरह से अभिराज के ढाबे के बाहर ग्राहकों की लाइन लगती थी, ठीक वैसे ही अब गायत्री के कार ढाबा का खाना खाने के लिए ग्राहकों की लंबी लंबी लाइन लगती है। ये सब पूनम देखती है और घर जाकर वो विनोद को सब कुछ बताती है। तभी गुस्से से आग बबूला होकर वो कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस गायत्री को बर्बाद करके ही रहूंगा। केरोसिन कहाँ है? केरोसिन? लेकिन केरोसिन क्यों मांग रहे हैं आप? जितना कहा गया उतना करो ना पूनम, क्यों दिमाग दौड़ा रही हो अपना? रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। तभी गायत्री अपना कार ढाबा बंद करके घर के लिए निकल रही होती है, लेकिन अचानक से वो दो लोगों की परछाई देखती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर हाथ में केरोसिन का डिब्बा लिए विनोद और माचिस लिए पूनम खड़े होते हैं। गायत्री घबरा जाती है। भाई साहब, भाभी, आप दोनों यहाँ पर? ये सब क्या है? ये केरोसिन आप लोग करने क्या आए हैं यहाँ पर? तुम्हारी खुशियों को स्वाहा करने आए हैं। इस कार के बलबूते तुम बहुत उड़ रही हो ना आजकल, बहुत बिजनेस वाली बनने का भौकाल चढ़ गया है ना तुम पे। रुको, आज तो हम तुम्हारा सारा बुखार उतार देंगे। पूनम, माचिस दो तो। ये लीजिए। अब हम इस कार को भस्म कर देंगे क्योंकि तुम्हारे पति ने हमसे आगे जाने की कोशिश की और उसका अंजाम हमने उसे मगर ताल में ढकेल कर उससे मगरमच्छ का भोजन बना दिया। क्या? इसका मतलब अभिराज जी को आपने मारा है? हाँ, अब अगर तुम भी हमसे आगे जाने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा हश्र भी तुम्हारे पति के समान ही होगा, समझे तुम? भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरे पति की अमानत है ये कार। लेकिन तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर और मिंटी आते हैं। रुक जाओ बुरे ताऊ जी, आपकी तो आज खैर नहीं। अच्छा हुआ जो तूने अपना सारा गुनाह यहीं पर कबूल कर दिया। अब चल यहाँ से सीधे जेल में, अब वहीं तेरा नया घर होगा। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, ये सब। पुलिस ऑफिसर विनोद और उसकी बीवी पूनम को गिरफ्तार करते हैं। मैंने ताऊ जी को आपको परेशान करते हुए देख लिया था माँ, इसीलिए मैं दौड़ते दौड़ते पुलिस वाले अंकल के पास गई और उन्हें अपने साथ यहाँ पर ले आई। वाह, बहुत खूब मेरी बहादुर बेटी। गायत्री अपने कार ढाबा के जरिए पूरे गांव में मशहूर हो जाती है और वो ढेर सारे पैसे कमाकर गांव में अपना एक बड़ा ढाबा खोलती है और जीवन में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती है और खूब तरक्की करती है।